चलिए सभी को गुड आफ्टरनून, जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हों वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करेंगे करंट अफेयर के अगले टॉपिक पे। जितने भी हमने पार्ट्स किए थे उसी के आगे पार्ट्स पे हम लोग बात करेंगे, जो हम लोग का सीरीज चल रहा था। और जैसे मैंने आप लोग को कहा भी था कि बीच में मैराथन सेशन भी आएगा और बहुत सारे आपके जो भी स्ट्रेटजी के वीडियोज होंगे, क्लासेज होंगे, वो भी लिए जाएंगे। तो अब डायरेक्ट रेगुलर क्लास होगा आपका। और क्लास करते हैं, कोशिश करते हैं कि आज कुछ नया हो। और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सभी को गणतंत्र दिवस की। तो आज हम चलिए बात करते हैं सीधे मुद्दे पे। लेट्स क्रैक इट यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, अनअकैडमी का ही चैनल है। और इस चैनल पे सभी का स्वागत है। ठीक है, क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी विद अस। जितने भी टॉप एजुकेटर हैं, क्वालिटी कंटेंट है, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस है, सब कुछ आपको मिलेगा। और गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। अगर सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करूँ तो डेली लाइव क्लास मिलेगा। जैसे मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ, लाइव क्लास आपको मिलेगा। ठीक है, लाइव क्लास का मतलब होता है टू वे कम्युनिकेशन। मतलब मैं भी कुछ बोलूंगा और आप भी कुछ बोलेंगे, तो टू वे कम्युनिकेशन होगा। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे आपके, लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलेगा और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा आपके लिए है कि अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल रहा है। कि आप सपोज दैट कोई भी क्लास नहीं भी, अगर किसी कारणवश लाइव क्लास नहीं भी अटेंड कर पाते हैं, तो वो जो लाइव क्लास होगा आपके मोबाइल में स्टोर हो जाएगा। आप कितनी बार भी उसको चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, ये अनअकैडमी का ऐप है, जिसे गूगल के प्ले स्टोर से या एप्पल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो लोग डाउनलोड ना किए हों वो लोग डाउनलोड कर लें। ठीक है, ये मेरे बारे में है। मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है, 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा। ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा हिस्ट्री है। मैं आप लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। फिलहाल मैं दिन में आपके अनअकैडमी के ऐप पर मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास ले रहा हूँ। और करंट अफेयर क्लास आपका रेगुलर चल ही रहा है। आने वाले समय में मैराथन सेशन भी आएगा, स्ट्रेटजी के भी वीडियो जाएंगे, क्लास लिए जाएंगे। तो इसको ध्यान दीजिएगा। और टेलीग्राम का लिंक फॉलो करते रहिए। अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल के नाम से टेलीग्राम का लिंक है। ठीक है, इस पे ही मैं सारा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को देता हूँ। इंडिया के जितने भी टॉप 100 एजुकेटर हैं यूपीएससी सीएससी के फील्ड के, वो सारे एजुकेटर आपको यहाँ पे मिलेंगे। एक्सेस टू इंडिया बेस्ट एजुकेटर जैसी सब्सक्रिप्शन अब किसी भी एजुकेटर से आप क्लास ले सकते हैं। अगर सब्सक्रिप्शन के बारे में बात किया जाए यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन पे, जैसे पॉलिटी गवर्नेंस एंड आईआर का सब्सक्रिप्शन है, ज्योग्राफी का है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, ये एनसीईआरटी की समरी का सब्सक्रिप्शन है, हिस्ट्री का है, ऑप्शनल कोर्स का सब्सक्रिप्शन है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के सब्सक्रिप्शन है, आर्ट एंड कल्चर के सब्सक्रिप्शन है, करंट अफेयर के सब्सक्रिप्शन है, इंडियन इकोनॉमी प्रैक्टिस स्ट्रेटजी, आंसर राइटिंग कोर्स, इन सभी के सब्सक्रिप्शन आपको मिलेंगे। अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं यूपीएससी सीएससी के, तो सारे सब्सक्रिप्शन जो है अनअकैडमी के ऐप पर इस समय उपलब्ध है, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। तो आप किसी में भी सब्सक्रिप्शन लेके अपने क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, दो तरह के प्लान होते हैं यूपीएससी सीएससी जीएस के सब्सक्रिप्शन के। एक होता है प्लस प्लान, दूसरा होता है आइकॉनिक प्लान। जो प्लस का प्लान है, ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया था कि यूपीएससी की तैयारी कम से कम 1 से 1.5 साल लगता है तैयारी करने में। तो 1 महीने का है, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का और 36 महीने का है। अगर ऑन एवरेज बात की जाए, 1 ईयर का 49,500 फी है आपका। ये कोड यूज करेंगे PJ01, 10% डिस्काउंट हो जाएगा। 10% डिस्काउंट के बाद जो चार्ज पे करना है, 44,550 आपको पे करना है। इसमें लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। ये चारों बेनिफिट आपको मिलेंगे आपके प्लस सब्सक्रिप्शन पे। दूसरा सब्सक्रिप्शन है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है। ये भी 1 ईयर का है, 2 ईयर का है, 3 ईयर का है। जो 1 ईयर का चार्ज है 69,500 है। ये कोड कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, PJ01, 10% डिस्काउंट हो जाएगा। और 10% डिस्काउंट के बाद जो चार्ज पे करना है, 62,550 आपको पे करना है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्लस वाले चारों फीचर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे आइकॉनिक में। इसके साथ साथ आपको जैसे लाइव क्लास है, टेस्ट सीरीज है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस है, स्ट्रक्चर शेड्यूल है। इसके साथ साथ पर्सनल कोच मिलेंगे, डेली मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा, स्टडी प्लानर मिलेंगे और पर्सनली आपको फीडबैक दिया जाएगा। तो ये बेनिफिट मिलेगा आपको आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन पे, जिसको ध्यान दीजिएगा। ये ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन है, वैकल्पिक विषय, जिसके बारे में मैं एक दिन चर्चा करूंगा इसके रणनीति पे भी, कि वैकल्पिक विषय में क्या कौन सा सब्जेक्ट लें। तो ये 1 महीने का है, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का और 36 महीने का। ऑन एवरेज की बात करें 27,500 है 1 ईयर का चार्ज। कोड यूज करेंगे PJ01, 10% डिस्काउंट हो जाएगा। 10% डिस्काउंट के बाद पे करना है 24,750 आपको पे करना है। ये देखिए अनअकैडमी कॉम्बैट, जैसे मैंने कहा था ऑल ओवर इंडिया लेवल पे हर अल्टरनेट संडे को कॉम्बैट हो रहा है। तो इस बार भी 31 जनवरी को कॉम्बैट होगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि 3 जनवरी को कॉम्बैट हुआ था, फिर 10 को ऑफ था, क्योंकि 10 को अल्टरनेट्स मैंने कहा है कि अल्टरनेट संडे को होगा, फिर 17 को हुआ, फिर 24 को ऑफ था आपका, फिर 31 को होगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए ये 45 मिनट का टेस्ट होगा आपका। ठीक है, 60 क्वेश्चंस होंगे, 13 कॉम्बैट होंगे आपके, 6 सेक्शन होगा, रिलेटिव स्कोरिंग होगा, फोरनाइट अल्टरनेट हर संडे को होगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर रैंकिंग की बात की जाए, इससे क्या बेनिफिट होगा कॉम्बैट का, तो ऑल ओवर इंडिया लेवल में पहली बार तो टेस्ट होगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा जो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होगा। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें ऑल ओवर इंडिया के लड़के पार्टिसिपेट करेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि जो टेस्ट, जो पेपर बनाया जाएगा, इंडिया के बेस्ट टॉप एजुकेटरों द्वारा बनाया जाएगा। इसलिए जैसे यूपीएससी में पेपर आते हैं आपके प्रीलिम्स के, वैसे ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें आपको इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री है, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होगा ये टेस्ट। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग आपकी डिसाइड होगी। और सबसे अच्छी बात है कि कम से कम आपको ये पता तो चलेगा कि वाकई में तैयारी आपकी क्या चल रही है। जो गलत, जो कमियां होंगी, उस कमियों को दूर करने का मौका मिलेगा।
अगर रैंकिंग की बात किया जाए तो 1 से 3 रैंक जिनका भी आएगा, फर्स्ट टू थर्ड रैंक, इनको 3 महीने का यूपीएससी जीएस का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और 4 से लेके 150 जो रैंक होगा जिसका भी, वो मिलेगा 1000 रुपीज का वाउचर मिलेगा। तो इसको जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और देखिए बहुत सारे बैचेज हैं, 25 जनवरी को स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिनको भी नया बैच ज्वाइन करना हो, चाहे 21 का प्रिपरेशन कोई कर रहा हो, या 22 का कर रहा हो, या 23 का कर रहा हो, तो बहुत सारे बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। किसी भी बैच में आप एनरोल करा सकते हैं अपने आप को। देखिए यहाँ पे 25 जनवरी का बैच है, 6 महीने का क्रैश कोर्स है, बाइलिंगुअल भी है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, तो किसी में भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये देखिए 2022 के लिए भी बैच है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, तो इसमें भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। PJ01 कोड यूज कर सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है। और देखिए 25 जनवरी को बहुत सारे बैचेज आ चुके हैं, बाइलिंगुअल भी है, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी है। 2022 का जो एम बना के चल रहा है, 23 का जो एम बना के चल रहा है, बहुत सारे बैचेज हैं, आप किसी में भी ले सकते हैं। मिशन का नाम से है, लक्ष्य के नाम से है। और एनसीईआरटी के भी बैच देखिए, आपके बेसिक जो एनसीईआरटी होती है उसके भी बाइलिंगुअल इंग्लिश हिंदी के बैच आपके स्टार्ट हो चुके हैं 25 जनवरी से। तो आप कहीं पर भी कोड यूज कर सकते हैं PJ01। तो चलिए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। बहुत दिन हो गया था, बीच में क्लास नहीं हो पाया था किसी कारणवश, ठीक है, क्योंकि ठंड का समय है, आप समझ सकते हैं आप लोग, तो तबीयत थोड़ा डाउन चल रहा था, अब ठीक हूँ इस समय। तो हम बात करते हैं आज के पहले टॉपिक पे, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का अफगानिस्तान दौरा, ठीक है। ये पहला आज का टॉपिक होगा हमारा, कि जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है, कोई बता सकता है नाम क्या है? देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है हमारे देश के? एक पिक्चर भी आई थी, उसका जिक्र किया गया था उसमें, ठीक है। तो वैसे भी आज 26 जनवरी का दिन है, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, ठीक है। गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का अफगानिस्तान दौरा, और ये दौरा क्यों इंपॉर्टेंट है? कोई भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसी देश में दौरा करने जाते हैं तो उसका क्या महत्व होता है? या तो जाहिर सी बात है, कोई ना कोई विदेश नीति का कुछ ना कुछ करना होगा विदेश नीति के प्रति, क्योंकि हर देश से अपना एक विदेश नीति होता है, एक फॉरेन पॉलिसी होती है, उस फॉरेन पॉलिसी को सभी लोग प्रोटोकॉल यूज करते भी हैं। और अफगानिस्तान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी जगह है, क्योंकि अफगानिस्तान को हमेशा हमने मदद करने की पूरी कोशिश की है। अफगानिस्तान में आपको पता होगा कि बहुत सारे वहाँ पे अटैक होते रहते हैं, कभी मस्जिदों पर अटैक होते हैं, कभी वहाँ पे बहुत सारे आतंकवादी समूह वहाँ पे ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं। आतंकवादी समूह बहुत सारे पाए भी जाते हैं वहाँ पे, तरह तरह के वहाँ पे कभी बम विस्फोट की घटनाएं, कभी कोई घटनाएं वहाँ पे अफगानिस्तान में होती रहती है। तो आप मुझे पहले यहाँ के आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं उनका नाम बताइए, आप लोग किसी को भी पता हो कमेंट करके आप लोग तब तक बताइए, फिर मैं क्लास को कंटिन्यू करता हूँ। हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जिन्हें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कहते हैं, द्वारा रणनीतिक मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अफगानिस्तान का दौरा किया गया है। जाहिर सी बात है, कोई भी किसी भी देश में जाता है तो जाहिर सी बात है अपने देश और उसके देश के प्रति जो भी चीजें होंगी, वो जाहिर सी बात है सुरक्षा की बात करेंगे, वो जिस नीति पे बात करनी है उस नीति पे वो बात करेंगे। जैसे विदेश मंत्री जाएंगे तो विदेश नीति पे बात करेंगे। अंतर अफगान वार्ता की शुरुआत के पहले आधिकारिक यात्रा क्या हुई है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। यह यात्रा महत्वपूर्ण है क्योंकि अंतर अफगान वार्ता, इंट्रा अफगान डिस्कशन के बीच किसी वरिष्ठ भारतीय अधिकारी की ये पहली वार्ता है। ये पहली बार ऐसा है कि जो कोई वरिष्ठ अधिकारी, सीनियर अधिकारी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैसे इतने बड़े पद पर सुशोभित कोई व्यक्ति पहली बार ऐसे अधिकारी वार्ता पे पहली बार यात्रा किया है। तो जाहिर सी बात है अफगानिस्तान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, और हम हर सेक्टर में अफगानिस्तान की मदद करते हैं। अफगानिस्तान से हमारे बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। अफगानिस्तान की राजधानी किसी को पता हो तो हमें कमेंट करके बता सकता है। और इसमें यह है कि सबसे अच्छी बात है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अगर किसी भी देश में जाते हैं, खास करके अफगानिस्तान जैसे देशों में जाते हैं, तो वो दौरा काफी इंपॉर्टेंट हो भी जाता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, कि यह यात्रा महत्वपूर्ण है क्योंकि अंतर अफगान वार्ता जो है, वरिष्ठ भारतीय अधिकारी पहली ऐसी वार्ता है। तो जो हमारे सीनियर जो है, जो आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, वो वहां पे जा रहे हैं, और एक डेलीगेशन जा रहा है, वहां पे पूरी टीम जाएगी और उनसे वहां पे जाकर संवाद किया भी जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि इतने बड़े लेवल पे कोई अधिकारी जाके वहां पे संवाद कर रहा है, तो ये पहली आधिकारिक यात्रा है। इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। अफगानिस्तान बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है वो अफगानिस्तान। इस वार्ता की शुरुआत 2020 में तालिबान और अफगान सरकार के बीच बैठक दोहा में हुई थी, ठीक है। आपको पता है तालिबान का कैसे कैसे क्या है, तालिबान की पूरी कहानी, और अफगान सरकार के बीच बैठक ये जो हुई थी दोहा में हुई थी। और इन वार्ताओं की व्यवस्था और संचालन का कार्य जो किया था संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया जाता है। बैठक में अफगान सरकार और तालिबान के प्रतिनिधि दशकों पुराने युद्धों को समाप्त करने तथा एक राजनीतिक समझौते पर सहमत हुए हैं। सबसे अच्छी बात है, तालिबान को किसने बढ़ाया, किसने तालिबान को पोसा पला बड़ा किया, इस सभी जाहिर है चीज़ों के बारे में सभी लोग जानते भी होंगे। और जैसे मैंने कहा कि तालिबान का जो समूह था वहाँ पे जो काम करता था, तरह तरह की अटैक्स होते थे तालिबान के द्वारा, तरह तरह की समस्याएं पैदा करता था तालिबान अफगानिस्तान में।
तो जाहिर सी बात है तालिबान ग्रुप और जो आपकी वहाँ की सरकार है उन दोनों के बीच में, जैसे मैंने कहा कि इसकी शुरुआत जो हुई थी 2020 में हो चुकी है, तालिबान और अफगान सरकार के बीच में हुई थी। बैठक हुई थी, दोहा में हुई थी। कई बार पेपर में ये पूछता भी है क्वेश्चन कि कहाँ पर बैठक हुई थी। आपको पता होगा कि एक बार उत्तरी कोरिया और अमेरिका के राष्ट्रपति एक जगह मिले थे, कहाँ मिले थे, यही क्वेश्चन उठा के पूछ दिया था कि दोनों की मुलाकात कहाँ पर हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन खूब सारे पूछे जाते हैं। तो ये जो तालिबान और अफगान सरकार की जो बैठक हुई थी, वो बैठक हुई थी दोहा में हुई थी, ठीक है। इन वार्ताओं की व्यवस्था और संचालन का जो कार्यभार दिया गया था वो संयुक्त राज्य अमेरिका को दिया गया था, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी पूरी सेना वहां पे लगा के रखा था अफगानिस्तान में, सभी को पता भी है। और बैठक में अफगान सरकार और तालिबान के प्रतिनिधि जो है, दशकों से जो चली आ रही समस्या है, दशकों से जो चली आ रहे युद्ध है, उन युद्धों को समाप्त करने तथा एक राजनीतिक समझौता करने पर सहमत हो गए हैं। यानी तालिबान सरकार और अफगानिस्तान सरकार, उन दोनों के बीच में जो भी शांति वार्ता होनी चाहिए वो वार्ता बीच में कराया गया है। इसका संचालन करने का काम, इसका जो व्यवस्था करने का काम जो किया गया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया है। और यह बैठक हुई थी 2020 में हुई थी, और इस बैठक का जो संचालन करता था संयुक्त राज्य अमेरिका था। और जैसे मैंने कहा कि ये बैठक हुई थी दोहा में हुई थी, ठीक है। तो इसको जरूर आप लोग ध्यान से देखिएगा, पेपर में खूब क्वेश्चन पूछता है। जैसे मैंने कहा भी कि जब पहली बार मुलाकात उत्तरी कोरिया और आपके अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो बैठक हुई थी, तो ये भी पूछा था कहां पे दोनों ने मुलाकात किया था। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया भी था, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। और भी देखिए चर्चित मुद्दे क्या क्या है इसमें। शांति प्रक्रिया पर विचारों का आदान प्रदान करना, अंतर अफगान वार्ता के दूसरे दौर की शुरुआत और अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने में भारत की भूमिका क्या है। सबसे पहली बात तो यही देख लीजिए, यही सब मुद्दे भी हैं। जाहिर सी बात है, अगर कहीं किसी भी देश में शांति रहेगी, वो भी अब तालिबान जैसा ग्रुप अगर शांति अमन चैन रहने देगा उस देश में, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी ये उपलब्धि है किसी भी देश के लिए। तो वही है कि कोई भी देश अगर शांति वहाँ पे है, प्रॉस्पेरिटी है, समृद्धि अगर वहाँ पे, तो जाहिर सी बात है वहाँ के लोग अमन चैन से रहेंगे, वहाँ पर ट्रेड अच्छे से हो पाएगा, व्यापार अच्छे से हो जाएगा और देश तरक्की करेगा भी। तो शांति प्रक्रिया पर जैसे मैंने कहा कि विचारों का आदान प्रदान करना, क्योंकि विचारों का आदान प्रदान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर देश के अपने अपने प्रोटोकॉल होते हैं। जैसे अमेरिका का कुछ और है, इंडिया का कुछ और है, अफगानिस्तान का कुछ और है। और अंतर अफगान वार्ता के जैसे मैंने कहा कि दूसरे दौरों की शुरुआत और अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने में भारत की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। अफगानिस्तान जैसा देश संचालन कर रहा है, इसका लीड कर रहा है, दोहा में यह बैठक करवाता है। और जैसे मैंने कहा कि दोहा शांति समझौते 2020 के बाद अफगानिस्तान से संयुक्त राज्य के सैनिकों के वापस जाने से, क्योंकि पहले जो अमेरिका के सैनिक थे वहां पे रहते थे अफगानिस्तान में, अब उनके सैनिक वापस आ गए हैं, उनको वापस बुला लिया गया है। आतंकवाद का मुकाबला करना और अफगानिस्तान में शांति बनाए रखना अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि तालिबान का सफाया करने के लिए जिस तरह से अमेरिका ने अपने पूरे सैनिकों को वहां पे लगाया था, अफगानिस्तान में लगाया था, ताकि कोई पनप ना सके। और सभी को कहानी पूरी पता होगी कि कैसे कैसे मारा गया था उन लोगों को, तालिबानियों को। तो ये जो चीजें पहले से चल रही थी, वहां पे सैनिक काम कर रहे थे, वहां पे सैनिकों को रखा गया था ताकि जितने भी आतंकवादी ग्रुप है उनका सफाया किया जा सके। और तालिबान जैसा ग्रुप जो आतंकवादी संगठन है वो वहां पे इतना कार्यरत था, इतनी समस्याएं वहां पर पैदा करता था, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे अमेरिका के सैनिक जो पहले वहां पे रह के उन चीजों मुद्दों को सॉल्विट करते थे, अब जो है अगर वापस हो गए उनके सैनिक, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा हम लोग का मानना भी है, ठीक है। जिसका मुकाबला दोनों दो साथ मिलकर करेंगे, ठीक है। तो इन चीजों को बड़ा ध्यान से देखिएगा कि अमेरिका बीच में लीड कर रहा है। अमेरिका ये कह रहा है कि भाई आप शांति वार्ता कीजिए, कब तक आके लड़ाई झगड़ा करेंगे, आप भी करेंगे, अफगानिस्तान भी करेगा, हम अपने सैनिकों को वहां पर रख भी चुके हैं। तो जाहिर सी बात है तालिबान और उनके बीच में समझौता तो हुआ है, लेकिन भारत को ऐसा लगता है कि यार इतने दिनों से इनके सैनिक वहां पे थे, अगर सैनिक की वापसी हो भी जाती है तो फिर तालिबान पता नहीं मानेगा कि नहीं मानेगा, क्योंकि वार्ता है, कभी भी इसको रद्द किया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक चुनौतीपूर्ण समस्या हम लोग के लिए पैदा हो भी जाएगी, ठीक है, अफगानिस्तान के लिए, भारत के लिए, दोनों के लिए। तो यही सब चीजें हैं, इसी चीज को मैं आप लोग को बता भी रहा हूं। तो जब भी इंटरनेशनल रिलेशन के संबंध के क्वेश्चंस आए तो आपको ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यही सब चीजें हैं कि यूएसए और तालिबान द्वारा फरवरी 2020 में दोहा की राजधानी, कतर की राजधानी जो है दोहा में, एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए थे, क्योंकि अमेरिका और तालिबान पहले ही कर चुका था। और तालिबान ने कहा था कि आप अपने सैनिकों को पहले वापस कीजिए, और अमेरिका मान भी गया, सैनिक को वापस भी कर रहा है। तो पहली जो वार्ता हो चुकी है वो दोहा कतर में ऑलरेडी 2020 फरवरी में हो चुकी है। इस समझौते के तहत अमेरिका ने अगले 14 महीनों के अंदर अफगानिस्तान में तैनात अपने सभी सैनिकों को वापस बुलाने और अफगान सरकार द्वारा गिरफ्तार किए गए तालिबानी लड़ाकों को रिहा करने पर सहमति व्यक्त की थी। तो जब उस समय मैंने कहा कि उस समय जब पहली बार जब तालिबान और अमेरिका ऑलरेडी मुलाकात कर चुके थे कतर में,
तो उन्होंने शर्त रखी थी कि भाई हमारे जितने भी सैनिक जो अफगानिस्तान सरकार ने जेल में बंद किए उनको सबको बाहर कीजिए। तो उन्होंने शर्त मान भी ली, अपने सैनिकों को भी वापस करने के लिए अमेरिका ने मान लिया, और जो भी अफगानिस्तान सरकार के द्वारा जो रिहा किया, जो बंदी बनाए गए थे उनके सैनिक तालिबानियों के, उनको भी वापस करने पर सहमति व्यक्त की गई थी। और ऑलरेडी इन दोनों के बीच में जब चीजें हो गई, जब अमेरिका ने अपने सैनिक को वापस ले लिया, तो अफगानिस्तान सरकार और तालिबान सरकार, मतलब कौन कौन दोनों बीच में आए, अफगानिस्तान और तालिबान, ठीक है, इन दोनों के बीच में यूएसए ने कहा कि भैया शांति समझौता आप कर लो, क्योंकि हमसे ऑलरेडी तालिबान से समझौता हो चुका है, हम अपने सैनिक को वापस ले लेते हैं। और कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण, पता नहीं क्या होने वाला, आने वाला समय बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये समस्या जरूर पैदा होगी, ऐसा हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तालिबान ने आश्वासन दिया कि वो अलकायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जिहादी संगठनों को अपने बेस के रूप में अफगानिस्तान का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा। वो कमिटमेंट किया है, लेकिन कमिटमेंट का क्या भरोसा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन तालिबान ने ऐसा कमिटमेंट किया कि भैया हम ऐसा कुछ करने वाले नहीं है, हम किसी भी संगठन को यहाँ पर पलने फूलने नहीं देंगे, ठीक है, अफगानिस्तान में। तो ऐसा उन्होंने कमिटमेंट किया है, ठीक है, कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन है, जैसे आईएसआईएस है आपका, आपका इस्लामिक स्टेट जो है आपके, या अलकायदा जैसे संगठन, किसी भी संगठन को हम कमिटमेंट करते हैं कि जो भी संगठन, जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जो आतंकवादी संगठन, किसी भी संगठनों को हम अफगानिस्तान में फलने फूलने नहीं देंगे। ऐसा कमिटमेंट किया गया है तालिबान सरकार के द्वारा। जब तालिबान सरकार के द्वारा ऐसा कमिटमेंट किया गया है, अमेरिका और तालिबान के बीच में पहले समझौता हो गया कि अमेरिका ने कहा कि हम अपने सैनिकों को वापस कर लेते हैं अफगानिस्तान से, आप और अफगानिस्तान सरकार दोनों बीच के शांति वार्ता कीजिए। और दोनों की जो शांति वार्ता कराई गई थी वो कतर में कराई गई थी, और कतर जो है दोहा, कतर की राजधानी दोहा है, सभी को पता भी है। फरवरी में सबसे पहले अमेरिका और तालिबान ने एक दूसरे के बीच में बैठक किया था, दोनों मुद्दे सॉर्ट आउट हो गए थे, और तालिबान ने एक प्रपोजल भी दिया था अफगानिस्तान को कि हमारे जितने भी जो कैदी हैं उनके हिसाब से आप जो अफगान सरकार जो है जेलों में बंद की है उन सभी को रिलीज कीजिए आप। तो अफगानिस्तान सरकार मान भी गई है, और कहीं ना कहीं समस्या है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन हो सकता है कि चीजें अच्छी हो जाए, ऐसा हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। तो यही सब चीजें हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार का अफगानिस्तान का दौरा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दोनों की चुनौतीपूर्ण एक स्थिति है, क्योंकि बीच में पाकिस्तान भी है, और पाकिस्तान का पता ही है कि वो किस पाले में जाएगा, किसी का पता भी नहीं चलता है। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इन चीजों को ध्यान से देखिए, ठीक है। और भी देखिए, साथ ही तालिबान ने अफगान सरकार के साथ सीधी बातचीत शुरू करने के लिए भी अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त उस समय की थी, और बाद में मुलाकात अब हो भी चुकी है। ये पहली की बात कर रहा हूं मैं। अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने में भारत की क्या भूमिका है, आपको पता होगा कि अफगानिस्तान में हमेशा कोई ना कोई अटैक होते ही रहते हैं, और किसी भी देश में अगर ये सब चीजें होंगी तो दूसरे देश में बड़ा जरूर उसका इफेक्ट पड़ता भी है। और अफगानिस्तान जैसा देश, इतना समृद्ध देश, जो समृद्ध पहले था, जिसको आज बार बार उसको अटैक किया जाता है, उस पर टारगेट किया जाता है, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण स्थिति हो जाएगी, क्योंकि हम बहुत सी चीज़ों में उनका मदद कर रहे हैं, सरकार की मदद कर रहे हैं, अफगानिस्तान सरकार की मदद कर रहे हैं। और जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, कई सारे तरह के जो भी है हमेशा दौरे पे अफगानिस्तान जाते भी रहते हैं, वहां से अवार्ड भी कई सारे पा चुके हैं। तो भारत ने अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए दोहा में आयोजित अंतर अफगान वार्ता में भाग लेकर तालिबान सहित सभी अफगान दलों के साथ जुड़ने की इच्छा जताई है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार गए भी है, और हम भी चाहते हैं कि वहां शांति स्थापित हो। अमेरिका भी बीच में पड़ा हुआ है, हम भी बीच में पड़े हुए हैं, तो हर देश पे ये इफेक्ट पड़ता है, एक देश की बात नहीं है। और शांति प्रक्रिया है, तो भारत का संदेश यही है कि अफगान के नेतृत्व और स्वामित्व वाली अफगान नियंत्रित जो वार्ता है वो नियंत्रित होनी चाहिए, जो वार्ता है वाकई में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कागज पे ये सब चीजें होती रहे, तो इसके लिए भी बातचीत किया गया है, इसको भी ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अफगानिस्तान की राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने वाली होनी चाहिए ये सब वार्ता, और इसके साथ साथ मानव अधिकारों और लोकतंत्र को बढ़ावा देने वाला भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप वार्ता ही कीजिए, वार्ता का रिजल्ट भी आना चाहिए। आप जैसे कह रहे हैं, जैसे तालिबान कह रहा है कि हम किसी भी इंटरनेशनल जो भी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन है, इंटरनेशनल संगठन है, हम किसी भी संगठन को अफगानिस्तान में फलने फूलने नहीं देंगे। दूसरा उसने शर्त यह रखा कि जो भी हमारे सैनिक जो है, जो अफगानिस्तान सरकार की जेलों में बंद है, उनको आप छोड़िए। तीसरा उसने शर्त रखा कि आप जो है, अमेरिका जो है, अपने सैनिकों को वापस रखें। सारे शर्तों पे मान भी लिया गया है, और देखते हैं कि अब आगे क्या रिजल्ट होता भी है। और जैसे मैंने कहा कि भारत सरकार तो यही चाहती है कि मानव अधिकारों का जो हनन हो रहा है, ये मानव अधिकारों की जो भी समस्या अगर वहां पे हो रही है, तो इस समस्या को दूर किया जाए, और लोकतंत्र को बढ़ावा देने वाली ऐसी नीति बनी जिससे कि लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जाए। और भारत द्वारा अफगानिस्तान के विकास के लिए एक बड़ी धनराशि निवेश की भी गई है, और हमेशा सरकार द्वारा तरह तरह के इन्वेस्टमेंट जो है अफगानिस्तान में किए जा भी रहे हैं।
तो जितने भी मैं आपसे बता रहा हूँ, आप यूपीपीसीएस का पेपर देख लीजिए, मेंस का जो पेपर आया हुआ है, अभी जो पेपर चल रहा है, उस पे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे-ऐसे क्वेश्चन्स आपसे पूछे जाए जो इंटरनेशनल रिलेशन के सीधे क्वेश्चन्स हैं। और जो मैं वीडियो पढ़ा है उसमें से जाके आप लोग क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए हैं। मैं डायरेक्ट नहीं इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाता हूँ, लेकिन हाँ, कोई भी मुद्दा हो, चाहे अमेरिका को रिलेटेड हो, चाहे अमेरिका के नए राष्ट्रपति आए, उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अभी आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि उनका झुकाव कई देशों के प्रति फिर चालू हो गया है, क्योंकि मैं बार-बार आप लोगों से पहले भी कहता था कि कोई भी, जैसे कोई भी है राष्ट्रपति है, तो जब तक वो नहीं है, तब उनके क्या विचार हैं और होने के बाद क्या वो विचार हैं, क्योंकि वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वो अपने हिसाब से सोचेंगे। तो कई चीज़ें हो जाती हैं, तो इंटरनेशनल रिलेशन में रोज़ कुछ ना कुछ आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा। और जैसे मैंने कहा कि हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अगर किसी विदेश में जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि देश के सबसे बड़े सुरक्षा सलाहकार अगर इतने बड़े हाई लेवल का अधिकारी कहीं जाता है, तो किसी भी देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो भी जाता है। वैसे भी अफ़गानिस्तान इतना इंपॉर्टेंट प्लेस है, कैसे कोई भूल सकता है, ठीक है? यहाँ तक तो कोई डाउट होगा नहीं किसी को। स्थिरता का क्या महत्व है देख लीजिए, भारत के लिए अफगानिस्तान में स्थिरता का क्या महत्व है। अफगानिस्तान की स्थिरता और वहां एक स्थिर सरकार की मौजूदगी भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में निवेश किया है। मेन तो जो जो मेन जो होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट। मैं बार बार कहता हूं, कोई भी देश किसी भी देश में इन्वेस्टमेंट ही कर रहा है। आप देखिए चीन को देखिए, आप चीन पाकिस्तान आर्थिक जो कॉरिडोर है वो पाकिस्तान में पैसा ही तो इन्वेस्ट कर रहा है। और जो हमारी आपत्ति ये है चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर में, कि वो जो चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर जा रहा है वो पीओके से होकर जा रहा है, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से अगर कहीं से होकर गुजर रहा है वो चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी हो चाहे एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो, दोनों के लिए समस्या जरूर पैदा करेगा। इसलिए हमने उस पर आपत्ति किया भी था। तो इन्वेस्टमेंट मेन है कि भाई अफगानिस्तान में अगर स्थिर सरकार रहेगी, तो हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कोई भी देश किसी भी देश से ट्रेड व्यापार ही चाहेगा कि भाई हमारा कुछ सामान उनके पास जाए, उनका सामान हमारे पास आए। तो ये सब चीजें काफी महत्वपूर्ण हो जाएगी। मेन चीजें हैं कि इन्वेस्टमेंट हो। अगर किसी देश में समृद्धि होगी, सुकून होगा, अमन चैन रहेगा, तो जाहिर सी बात है कंपनियां वहां पे इन्वेस्ट करेंगी। और भारत सरकार के द्वारा बहुत सारा पैसा जो है वो अफगानिस्तान सरकार को दिया गया है, कई सारी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में पेमेंट किया भी गया है। तो इस चीजों को ध्यान से देखिएगा। और अफगानिस्तान की राजनीति और सैन्य प्रणाली में तालिबान की बढ़ी हुई भूमिका और उसके क्षेत्रीय नियंत्रण का विस्तार भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि तालिबान का झुकाव पाकिस्तान की ओर माना जाता है। तो वही मैंने आपसे कहा कि जैसे ये लोग वार्ता तो चलिए कर लिए, अफगान अमेरिका ने कहा कि बीच में हम लीड करेंगे, हम दोनों के बीच में समझौता कराएंगे, हम अपने सैनिकों को वापस ले लेंगे। अब तालिबान ने कहा कि चलो ठीक है, हमारे सैनिकों को आप वापस कर दीजिए जो जेलों में बंद है, हम यहाँ पे ऐसा कुछ होने नहीं देंगे। लेकिन उसने सारी शर्तें एक दूसरे से मंजूर कर, लेकिन सभी को पता है, जग जाहिर है कि तालिबान का झुकाव हमेशा जो है वो हमेशा पाकिस्तान की तरफ रहा है, क्योंकि समझौता करना और समझौता को लागू करने में बड़ा अंतर होता है। तो यही सब चीज़ें हैं, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई हम हर परियोजनाओं में आपका इन्वेस्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान में। अगर वहाँ पे समृद्धि रहेगी, प्रॉस्पेरिटी रहेगी, तो जाहिर सी बात है जो अमन चैन जो चीज़ें रहेंगी, या और सारी चीज़ों में जैसे महत्वपूर्ण योजनाओं में जो पेमेंट कर रहे हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं हम वहाँ पे, तो जाहिर सी बात है सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा भी, उनके लिए भी रहेगा और हमारे लिए भी रहेगा। तो यही सब चीज़ें हैं। और तालिबान का झुकाव शुरू से ही पाकिस्तान की तरफ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान वो देश है जो कहता कुछ और है, करता कुछ और है। और जैसे वहाँ के नए प्रधानमंत्री जो आए हैं, जो एक क्रिकेटर थे, उन्होंने भी बहुत सारे मुद्दों पे, जैसे हम लोग को लगा कि वो आएंगे तो बहुत सारे मुद्दों पे हम लोग खुल के मुखर होकर बात करेंगे, लेकिन वो भी वही कर रहे हैं जो पुराने वाले कर रहे थे। खास करके करतारपुर कॉरिडोर वाले केस में आप देखे होंगे कि सिखों के सबसे पवित्र मंदिर करतारपुर कॉरिडोर गुरुद्वारा जो था, उसके बीच में क्या उन्होंने बातें की कि बाद में उन्होंने क्या किया। तो खैर ये सब चीजें आप लोगों को सभी को पता भी होगा। ठीक है, ठीक है। ज्ञात हो कि अफगानिस्तान उत्तर में मध्य एशियाई देशों जैसे में क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी देख लीजिए। तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान पूर्व में एवं दक्षिण में पाकिस्तान तथा पश्चिम में ईरान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, इसलिए अफगानिस्तान हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसलिए जब अफगानिस्तान महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने कहा ये उत्तर में मध्य एशियाई जितने भी देश हैं, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, पूर्व एवं दक्षिण में पाकिस्तान है, और तथा पश्चिम में ईरान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अब इतने देशों के बीच में अगर कोई देश साझा सीमा साझा करता है, तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट प्लेस होगा वो। इसीलिए सरकार वहां पे तरह तरह के प्रोजेक्ट पे काम कर भी रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम नहीं करेंगे तो दूसरा आके वहां पे प्रोजेक्ट पे काम करेगा, तो हमारे लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति हो भी जाएगी। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद लश्कर ए तौबा और जैश ए मोहम्मद जैसे विभिन्न भारत विरोधी आतंकवादी संगठनों के लिए सुरक्षित स्थान बन सकता है। ये भी बड़ी समस्या है।
क्योंकि अमेरिका के सैनिक वहाँ पे थे तो वहाँ पे डटकर मुकाबला भी करते थे। अगर उनके सैनिक वापस हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है, जब जो जिनके ऊपर बार बार आतंकवादी संगठन होने का दावा करते हैं, जैसे लश्कर ए तोबा जो है, जो पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन है, जैश ए मोहम्मद है, जितने भी विभिन्न जितने भी संगठन है, हम कहीं ना कहीं ऐसा लगता है भारत को कि जितने भी भारत विरोधी आतंकवादी संगठन है उनके लिए वो तालिबान जो है, जो अफगानिस्तान है, वो सुरक्षित जगह बन भी जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा। मैंने पूरे सिक्योरिटी के हिसाब से जितनी भी चीज़ें होनी चाहिए वो सारी चीज़ों पे मैंने आप लोगों को बात कर दिया है। आप अपने हिसाब से जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएं उस तरह के क्वेश्चन पे आप लोग डायरेक्ट आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हमारे मोदी जी हैं, अजीत डोभाल साहब हैं। ठीक है, आगे की राह क्या होगी देखिए। भारत ने दोहा समझौता 2020 और अफगान शांति वार्ता के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की है और साथ ही भारत ने अफगानिस्तान में अस्थायी शांति व सुलह के लिए भी अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है कि भाई शांति हो, प्रॉस्पेरिटी हो, हम तो यही चाहते ही हैं। हम तो वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और भारत एक संप्रभु, एकजुट, स्थिर और लोकतांत्रिक अफगानिस्तान के दृष्टिकोण पर विश्वास करता भी है और करना चाहिए भी। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आगे की यही रहा है। ठीक है, अगला है इसी तरह देख लीजिए कि वही सब चीजें हैं जो मैंने आपको बताया। इस तरह के सक्रिय जुड़ा और वार्ताओं को जारी रखने से भारत इस क्षेत्र में समान विचारधारा वाली शक्तियों और महत्वपूर्ण हितधारकों के साथ काम कर सकेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद वहां पैदा होने वाली अस्थिरता के कारण पिछले 2 दशकों के दौरान आतंकवाद के खिलाफ भारत को मिली बढ़त बेकार न हो जाए। ठीक है, क्योंकि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, इतने सालों से, इतने दशकों से वहां पर आतंक मचाया हुआ है तालिबान, तो जाहिर सी बात है हम हर सारे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो सरकार भी यही चाहेगी कि भाई वो चीज़ों को सॉर्ट आउट हो जाए, वो सब चीज़ें वाकई में हो, जिससे कि ये लगे हमको कि भाई भारत जो था, जो आतंकवाद के खिलाफ जो इतने सालों से लड़ाई लड़ रहा था, वो जो जो बढ़त है वो बेकार कहीं ना जाए, हमारा जो एफर्ट है वो कहीं बेकार ना जाए, क्योंकि हमने ऑलरेडी इतने सालों से आतंकवाद को दूर करने के लिए तालिबान में वहाँ पे अफगानिस्तान में जो तालिबान जो आतंकवादी संगठन था उसको खिलाफ जो हमने इतने दिनों से आतंकवाद की मुहिम चलाई थी वो कहीं हमारी बेकार ना जाए। तो यही सब चीजें इसको आप लोग देख लीजिएगा। बस जो शब्दों में मैंने आपको बताया वही आपको लिखे रूप में मिल जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक है इसमें अमूर फाल्कन, क्यों इंपॉर्टेंट है इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। किसी को कोई डाउट तो होगा नहीं मुझे लगता है, क्योंकि सारी चीजें तो बता ही चुका हूं आप लोग को। अमूर फाल्कन के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है अमूर फाल्कन। और यहां तक कोई डाउट तो होगा नहीं किसी को, कोई डाउट है किसी को? तो अमूर फाल्कन के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। वन विभाग ने महाराष्ट्र के लोनावाला के वन क्षेत्र में पहुंचने वाले पक्षी अमूर फाल्कन की, ठीक है, बारे में बताया भी है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है इसके पीछे कोई? क्योंकि अमूर फाल्कन दूसरा टॉपिक है, पहला टॉपिक आपका हो चुका है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अफगानिस्तान वार्ता हो रही है, दौरा हो रहा है, और उसके सारे मुद्दों को मैंने आप लोग को बता भी दिया है। ठीक है, अमूर फाल्कन के बारे में देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या है ये कि वन विभाग जो है उसने महाराष्ट्र के लोनावाला के वन क्षेत्र में पहुंचने वाला पक्षी अमूर फाल्कन के बारे में कुछ बताया है। देखते हैं क्या है कि अमूरबाज मुख्य रूप से दक्षिणी पूर्वी साइबेरिया और उत्तरी चीन से होते हुए प्रजनन के लिए भारत में प्रवास करता है। ठीक है, तो अमूर फाल्कन के बारे में जो है, जो अमूर फाल्कन जो है महाराष्ट्र के लोनावाला के वन क्षेत्र में देखा गया है, और लोनावाला जो है महाराष्ट्र में पड़ता भी है। वन क्षेत्र में पहुंचने वाले पक्षी अमूर फाल्कन के बारे में कुछ बताया है वन विभाग ने। और अमूर फाज जो है वो फाल्कन जो है मुख्य रूप से दक्षिणी पूर्वी एशिया, साइबेरिया और उत्तरी चीन से होते हुए प्रजनन के लिए ये भारत में प्रवास करता है, माइग्रेट करता है, और उसके बाद ये प्रवासी पक्षी हिंद महासागरीय क्षेत्रों से होते हुए दक्षिणी अफ्रीका चले जाते हैं, जहां वहां काफी लंबा वक्त गुजारते हैं। और इस प्रकार अमूर बाज जो है, अमूर फाल्कन जो है, दुनिया की सबसे लंबी यात्रा करने वाले प्रवासी शिकारी पक्षी भी है। इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्योंकि अमूर फाल्कन से हो सकता है क्वेश्चन आप लोगों से पूछ दे। एक मिनट रुक जाना बेटा, एक मिनट रुक जाइए आप सभी के सभी, एक मिनट रुकिए आप सभी के सभी। ठीक, तो जैसे मैंने कहा कि महाराष्ट्र के लोनावाला क्षेत्र में पहुंचने वाले पक्षी हैं अमूर फाल्कन, और जैसे वन विभाग ने बताया है कि सर अमूर फाल्कन जो है, अमूर बाज जो है, अमूर जो फाल्कन है वो मुख्य रूप से दक्षिणी पूर्वी साइबेरिया और उत्तरी चीन से होते हुए प्रजनन के लिए वो भारत आते हैं, ये प्रवास करते हैं, ये वहां से आते हैं, और इसके बाद जब प्रजनन हो जाता है तो वो प्रवासी क्या करते हैं, हिंद महासागर से क्षेत्र से होते हुए साउथ अफ्रीका चले जाते हैं।
और जहां वह काफी लंबा वक्त गुजारते भी हैं, उस प्रकार जो अमूर बाज जो है, अमूर फाल्कन है, दुनिया की सबसे लंबी यात्रा करने वाले प्रवासी शिकारी पक्षी है। ठीक है, क्योंकि इतना लंबा डिस्टेंस तय करके वो भारत आते हैं, यहाँ प्रजनन करते हैं, फिर यहाँ रुकते हैं, प्रजनन के बाद ये हिंद महासागर क्षेत्र से होते हुए दक्षिणी अफ्रीका चले जाते हैं, वहाँ काफी लंबा वक्त गुजारते हैं, और लंबा वक्त गुजारने के बाद जैसे मैंने कहा कि ये इतना डिस्टेंस जो कवर कर लेते हैं, इसलिए अमूर फाल्कन जो है दुनिया की सबसे लंबी यात्रा करने वाले प्रवासी शिकारी पक्षी है। बाज सबको पता है, बाज द बर्ड इज डेंजर। तो अमूर फाल्कन के बारे में आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, तो ये देखिए, बाज की नजर होनी चाहिए सभी के, इसको देख लीजिएगा। इससे पहले त्रिपुरा राज्य सरकार ने भी प्रवासी अमूर बाज के शिकार के खिलाफ चेतावनी जारी की थी, और इन प्रवासी पक्षियों के शिकार करने, फंसाने, मारने और बेचने पर 3 साल की कैद और 25,000 रुपए के जुर्माना का प्रावधान किया भी था, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और आपको पता है कि इकोलॉजी के हिसाब से हर जितने भी पक्षी हैं वो सब महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और ये तो यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है कि बाजों के बारे में कौन सी नस्ली दवाएं, जो जाहिर सी बात है बहुत सी चीजें क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो इससे देख लीजिएगा कि इससे पहले जो त्रिपुरा है, जिसकी राजधानी अगरतला है, उसकी सरकार ने यह भी कहा था कि भाई प्रवासी जो भी अमूर बाज के जो शिकार हो रहे हैं उनके खिलाफ चेतावनी जारी किया था कि भैया सब शिकार नहीं होने चाहिए, क्योंकि सब इकोलॉजी का एक पार्ट है, क्योंकि सभी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। और जैसे मैंने कहा कि इन प्रवासी पक्षियों के शिकार करने, फंसाने, मारने और बेचने पर 3 साल की कैद और 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया गया था, जिससे कि वहां पर शिकार न हो, क्योंकि वैसे भी उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। और बाज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारी चीजों का वह सफाई भी करता है। ठीक है, गौरतलब है कि भारत में अमूर बाज वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत संरक्षित है, जबकि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर IUCN की रेड लिस्ट में यह पक्षी लिस्ट कंसर्न के श्रेणी में आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि बाज बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी अमूर फाल्कन जैसा। जैसे मैंने कहा कि त्रिपुरा की सरकार ने पहले ही डिसाइड कर दिया कि भाई ऐसा अगर कोई भी काम कृत्य करता है तो उसको 3 साल की सजा और 25,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, इसलिए बाजों को मारना प्रतिबंधित है वहां पे। ऑलरेडी त्रिपुरा में सब चीजें की गई है। और जैसे मैंने कहा कि अमूर बाज वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 का, उसके तहत संरक्षित है, जबकि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसे IUCN कहते हैं, जो लिस्ट जारी करता है, रेड डेटा लिस्ट भी वो जारी करता है। और की रेड डेटा लिस्ट में यूपीएससी में खूब क्वेश्चन पूछता है। आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का, और क्वेश्चन देखो कि क्या पूछा है कि नहीं पूछा है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग उठाइएगा, क्वेश्चन चेक कीजिएगा कि क्या पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। तो ये रेड लिस्ट में यह पक्षी लिस्ट कंसर्न की श्रेणी में आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा कि लिस्ट कंसर्न की श्रेणी में आता है अमूर बाज, अमूर फाल्कन। और त्रिपुरा की सरकार ने इसके पहले क्या प्रावधान किए थे, किस वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत इसको प्राप्त है, इसका संरक्षण प्राप्त है, इसको संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। और IUCN इसको किस श्रेणी में रखता है, जैसे हमने कहा लिस्ट कंसर्न की श्रेणी में इसको रखता है। तो ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और लगातार इसमें क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा भी है, और सारे स्टेट PCS में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको ध्यान से देख लेना। ये टेलीग्राम का लिंक है बेटा, अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल के नाम से टेलीग्राम का लिंक है, ये कोड है PJ01, इस कोड को भी आप लोग देख सकते हैं। और देखिए, अमूर बाज को भारत में आयोजित CMS COP13 के प्रतीक चिन्ह में भी स्थान दिया गया है। ठीक है, COP13 लगातार क्वेश्चन पे पूछता है इससे। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम सभी को पता भी है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था, लगातार पेपर पूछा है। इस अधिनियम का जो मकसद बस यही है कि वन्यजीवों की संरक्षा करना है, सुरक्षा करना है यहाँ पर, और उनका अवैध शिकार होने से रोकना है। ठीक है, यहाँ पे सुरक्षा है ये। ठीक है, तो इस एक्ट का मतलब ये, इसीलिए भारत सरकार ने 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया था, 1972 में लाया था। और इस एक्ट का लाने का मेन मकसद यही था कि जो भी पक्षी हैं, जो भी पक्षी हैं, जो भी पशु हैं, सभी का जो भी वन्य जीव है, उन सभी की सुरक्षा की जाए। सुरक्षा के साथ साथ उनका अवैध शिकार होने से भी उनको रोकना है। इसीलिए अमूर फाल्कन को भी 1972 में प्रावधान किया गया था कि भैया इसको शिकार करना भाई गैर कानूनी है, इस पर आप शिकार नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी की संख्या जो है बहुत कम है। IUCN ने, जैसे मैंने बताया ही है, कि लिस्ट कंसर्न के रूप में, जैसे मैंने कहा ना कि IUCN जो है जो कि लिस्ट में, ये लिस्ट कंसर्न के रूप में श्रेणी में डिसाइड किया गया है। इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को भी? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कौन सा है, ये पेपर में खूब क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, और देखिए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की प्रथम अनुसूची के तहत वन्यजीव को अधिकतम कानूनी संरक्षण प्राप्त होता है। और इसी संरक्षण में यह भी बताया गया कि भाई वन्यजीव को आप
किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। उनको संरक्षित करने का जिम्मेदारी जो है वो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत प्राप्त है। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को 2003 में संशोधित किया गया और इसके प्रावधानों को और अधिक कठोर बना दिया गया है। जाहिर सी बात है कि तरह तरह के अगर मान लीजिए अवैध शिकार होंगे, वन्य जीव को तरह तरह की समस्याओं से गुजरना पड़ेगा, अवैध शिकार होंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसके जो प्रावधान है उस प्रावधान को और मजबूत किया जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि त्रिपुरा जो राज्य है, जो अगरतला जो है त्रिपुरा, उसने तो पहले ही कह दिया कि भाई अगर किसी तरह का अवैध शिकार आप लोग करते हैं या कुछ भी करते हैं तो भैया 25,000 रुपये जुर्माना और 3 साल की सजा मिलेगी आपको। तो ये सब चीजें जो है पेपर में हमेशा क्वेश्चन पूछता है, और आज के हिसाब से जिस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के, बड़ा महत्वपूर्ण हो भी जाता है। इसको ध्यान से आप लोग पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी लगातार एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से खूब क्वेश्चन पूछ रही है। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगला देख लीजिए भारतीय प्रजाति के गैंडे। इसके भी बारे में हम लोग बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत जरूरी है। गैंडा इंडियन रेनबोट बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगा नहीं अमूल फाल्कन से रिलेटेड। मुझे नहीं लगता कि बाकी तो सब पढ़ा ही चुका हूँ, इसमें ज़्यादा समझाने की चीज़ें नहीं है। जहाँ डीप में समझाना होता है, जैसे मैंने इंटरनेशनल सिक्योरिटी, जब मैंने इंटरनेशनल बताया, रिलेशन बताया, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संबंध जब मैंने आपको बताया तो पूरा डिटेल उसको बताया। अमूल फाल्कन जब बताया तो मैंने ये बताया कि भाई आईयूसीएन ने किस लिस्ट में उसको डाला है, या आईयूसीएन का काम क्या है, या वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधान क्या है, या अमूल फाल्कन वहां कहाँ से कहाँ पर आता है, कहाँ प्रजनन करता है, यहाँ से प्रजनन करके कहाँ चला जाता है, और वहां पे चला जाता है तो उसको क्या सबसे बड़ी, जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़े प्रवासी पक्षी के रूप में बताया गया है। तो मैंने यही कहा कि जितनी भी चीजें हैं, जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, सारा डायमेंशंस मैं आपको दे दिया हूं, और उसको आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। और जैसे मैंने कहा कि 2003 में कुछ कठोर प्रावधान किए गए हैं, त्रिपुरा सरकार ने भी कुछ प्रावधान किए हैं, और जब कठोर प्रावधान होंगे तो जाहिर सी बात है जितने भी उनका मेन रीजन ये है कि शिकार करने से उनको रोकना है, ठीक है। तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी सब वही वही है, वही चीजें हैं कि हाल ही में पोलैंड के वुर्कला चिड़ियाघर में भारतीय मादा गैंडा ने एक शावक को जन्म दिया है। बहुत अच्छी बात है, भारतीय मादा गैंडा ने एक शावक को जन्म दिया है, वो भी कहाँ पे, पोलैंड में। पोलैंड में एक देश है वुर्कला चिड़ियाघर में, चिड़ियाघर का नाम है वहां का। और ये भारतीय गैंडे लुप्तप्राय है तथा शावक का जन्म इस दुर्लभ जानवर के संरक्षण की दिशा में एक अहम घटनाक्रम है, ठीक है, क्योंकि भारतीय गैंडे लुप्तप्राय हो रहे हैं धीरे धीरे, और इस शावक का जो जन्म हुआ है, ये जन्म कहीं ना कहीं ये दुर्लभ जानवर के संरक्षण की दिशा में एक अहम घटनाक्रम है। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है इसके बारे में। भारतीय गैंडे मुख्य रूप से उत्तरी भारत, विशेषकर उत्तरी पूर्वी राज्यों, नॉर्थ ईस्ट राज्यों और नेपाल में पाए जाते हैं। और ये भारतीय गैंडे अपने निकट अफ्रीकी रिश्तेदारों से शारीरिक रूप से भिन्न होते भी हैं। तो गैंडा कैसा होता है सभी को पता भी होगा, और वैसे भी बहुत कम दिखाई दे रहे थे, लुप्त प्राय हो रहे थे, और एक शावक का जन्म हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जैसे मैंने कहा कि दुर्लभ जानवर के संरक्षण की दिशा में एक अहम घटनाक्रम भी है। और जैसे मैंने कहा कि भारतीय गैंडे मुख्य रूप से उत्तरी भारतीय राज्य, नॉर्थ ईस्ट जो है उत्तरी भारतीय, जैसे उत्तरी भारत, विशेष नॉर्थ ईस्ट राज्य भी है, नेपाल भी है, वहां पर पाए जाते हैं। और ये भारतीय गैंडे अपने निकटतम अफ्रीकी रिश्तेदारों से शारीरिक रूप से भिन्न होते हैं। तो इसको भी ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। ये गैंडा देख रहे हैं ना आप, इसको तो जानते ही होंगे सभी लोग। तो ये सब देख लीजिए। भारतीय गैंडा एक सींग वाला होता है, और एक गैंडों की प्रजाति में सबसे विशाल प्रजाति है। और भारतीय गैंडे की इसकी सींग के लिए अवैध रूप से शिकार किया जाता है। और आज देख ही रहे जानवरों का शिकार किस लिए से किया जाता है, चाहे वो हिरण का शिकार हो, चाहे वो तरह तरह के जो शिकार है, चाहे हाथी का शिकार हो रहा है तरह तरह के, या गैंडे का शिकार हो रहा है, क्योंकि ये एक सींग वाला होता है। कई बार यूपीएससी ने खूब क्वेश्चन पूछा है इस पे। और ये अवैध रूप से शिकार किया जाता है। इसको शिकार को रोकने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वैसे भी लुप्त प्राय है, उत्तरी नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं, नेपाल में पाए जाते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा। और सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे जो है असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। और ये खूब क्वेश्चन इससे पूछा गया, यूपीएससी में भी, स्टेट पीएसएस में खूब क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो सबसे ज्यादा एक सींग वाले जो गैंडे हैं वो भी नॉर्थ ईस्ट में ही पड़ेगा आपका असम। असम की राजधानी दिसपुर है। वहां के सीएम कौन है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। इसके संरक्षण के लिए तरह तरह के सरकार प्रयास कर रही है। जैसे कि देखिए, एक समय भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग पूरे उत्तरी भारत में एक सींग वाले गैंडे व्यापक रूप से पाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे इसकी आबादी घटने लगी, क्योंकि इसकी अवैध शिकार और कृषि के नुकसान के आधार पर बड़ी मात्रा में हत्या हो रही थी। तो जाहिर सी बात है, अवैध जब शिकार होगा, मान लीजिए कहीं खेत में चला गया, तरह तरह के नुकसान वो कर दिए खेत में जाके, तो उसको रोकने के लिए सरकार ने तरह तरह के कठोर कदम बनाए हैं। लेकिन धीरे धीरे ये लुप्तप्राय होते जा रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि एक समय ऐसा था कि जब उत्तरी भारत में एक सींग वाले गैंडे खूब पाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी आबादी घटने लगी। इसकी आबादी घटने का मेन रीजन जो बताया गया था कि भैया इसका अवैध शिकार किया गया था, क्योंकि एक सींग वाला होता है।
और इसका दूसरा कारण ये दिया गया था कि ये किसी खेत में चले गए तो वहां पर जाके वो बड़ी मात्रा में कृषि को भी नुकसान पहुंचा दे रहे थे, लेकिन ये संरक्षण करने का जिम्मेदारी जो था वो सरकार का था। तो इसको संरक्षण करने और जो भी अवैध शिकार से बचाने का भी जो जिम्मेदारी है वो सरकार की है। और सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे जो है वो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में यह प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई और लगभग 200 की संख्या में एक सींग वाले गैंडे बचे थे। और 1975 में भारतीय गैंडे को सीटस की सूची में, CITES साइट्स जो कहते हैं, कई बार पूछता भी है यूपीएससी की सूची में शामिल कर लिया गया था। और भारत में इसके शिकार को 1910 में ही प्रतिबंधित कर दिया गया था। और 1970 के दशक के शुरू में किए गए संरक्षण कार्यक्रम की वजह से अब इनकी संख्या बढ़कर 3700 हो गई है। सोचिए, जब 1972 का एक्ट आया था कि भाई अवैध शिकार से रोकना है, तो देखिए कहाँ 1910 में, यहाँ पे 1975 में जैसे मैंने बताया कि सीटस की सूची में शामिल किया गया था। और जैसे मैंने कहा कि 1970 के दशक में शुरू किए गए संरक्षण कार्यक्रम में इसकी वजह से इनकी संख्या बढ़कर 3700 से ज्यादा हो गई। और इनमें से 170 से अधिक गैंडे दुनिया भर में 66 चिड़ियाघरों में पाए जाते हैं। तो ठीक है, ये 1910 नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, मैं आने वाले समय में आप लोग को इसके बारे में बता दूंगा, टाइप गलत हुआ है वो, क्योंकि 1972 का एक्ट ही आया था। तो जाहिर सी बात है, जब 72 का एक्ट आया तो उसके बाद ही कोई प्रावधान किया गया होगा। तो 1975 में जैसे मैंने कहा कि गैंडे को सीटस की सूची फर्स्ट में शामिल किया गया था और भारत में इसके शिकार को प्रतिबंधित कर दिया गया था। और 1970 के दशक में, यानी कि 70 का दशक मतलब 70 से लेकर 80 के बीच में, 72 में तो एक्ट ही आया था, इसकी संरक्षण कार्यक्रम की वजह से इनकी संख्या बढ़कर 3700 हो गई। और जैसे मैंने कहा कि 170 से अधिक गैंडे जो दुनिया भर के 66 चिड़ियाघरों में रखे गए हैं इस समय, और धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती जा रही है। यह एशिया की ऐसी एकमात्र स्तनधारी प्रजाति है जिसमें 2008 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की सूची में विलुप्त प्राय से असुरक्षित प्रजाति के रेड सूची में डाल दिया गया था। जैसे मैंने आपको IUCN के बारे में बताया भी, आपको रेड डेटा लिस्ट जारी करता है। तो इसने क्या किया था कि वो जो लिस्ट जारी किया था उसमें विलुप्त प्राय से उसने असुरक्षित प्रजाति के रेड सूची में इसको डाल दिया था। और 2019 में नई दिल्ली में आयोजित गैंडा रेंज के अंतर्गत आने वाली एशियाई देशों की बैठक के दौरान भारत सहित गैंडा रेंज के 4 देशों ने एशियाई गैंडों पर नई दिल्ली घोषणा पत्र 2019 न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ एशियन रेनबो 2019 पर हस्ताक्षर किए भी थे, क्योंकि इनका संरक्षण करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इसका रेड सूची में डाल दिया गया था। ठीक है, तो विलुप्त प्राय से इसको हटाकर असुरक्षित प्रजाति की रेड सूची में डाल दिया गया था। और बार बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि रेड डेटा लिस्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। रेड डेटा में खूब क्वेश्चन पूछता है, तो इसको रेड सूची में डाल दिया गया था। और मैंने कहा कि नई दिल्ली में 2019 में वार्ता हुई थी जिसमें एशियाई देशों की बैठक के दौरान यह डिसाइड किया गया कि भारत सहित जितने भी गैंडा रेंज के 4 देश हैं उन देशों में एशियाई गैंडों पर नई दिल्ली घोषणा पत्र हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो एशियाई गैंडा देखिए, ये टेलीग्राम का लिंक है, इस टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइएगा सभी के सभी। इसी से क्वेश्चन जो भी है इन्फॉर्मेशन मैं इसी में देता हूँ, ठीक है। आपका मॉडर्न हिस्ट्री का भी क्लास चल रहा है, आपका करंट का भी क्लास चल रहा है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन होता है क्लास की टाइमिंग डेट सब इसी पे दे देता हूँ, ठीक है। गैंडे की IUCN की स्थिति देख लीजिए। गैंडे की 3 प्रजातियां ब्लैक राइनो, जावा राइनो और सुमात्रा राइनो को गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। कितनी प्रजातियां? 3 प्रजातियां, ब्लैक, जावा और सुमात्रा। और सफल संरक्षण के प्रयासों से ग्रेटर वन हान या भारतीय गैंडों की संख्या में वृद्धि हुई और इसको IUCN के लुप्त राष्ट्र, जैसे मैंने सब बता ही चुका हूं आपको, वनरेबल की सूची में रख दिया गया है। तो इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। 3 तरह के पाए जाते हैं, ब्लैक राइनबो, जावा राइनबो, सुमात्रा राइनबो। तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला जो है टॉपिक खुले आसमान की संधि है, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी भी आपका हो गया और ये भी चीज़ें हो गई आपकी। तो कल हम फिर बात करेंगे आप लोगों से जो भी टॉपिक पे बात किया जाएगा। जैसे मैंने कहा कि मैराथन का विशेषण लेके आने वाला हूँ और आपका धीरे धीरे मैराथन का विशेषण आएगा और प्लस आपके स्ट्रेटजी पे भी बात मैं करूंगा और करंट अफेयर का सीरीज रोज चलता रहेगा और डेली के हिसाब से भी करंट अफेयर मैं देना चालू करूंगा। तो ये टेलीग्राम का लिंक है, इस टेलीग्राम के लिंक से सभी लोग जुड़ जाइएगा। अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल के नाम से है। जो भी टॉपिक आज आपको पढ़ाया हूँ, चाहे भारतीय गैंडों के बारे में बताया हूँ, चाहे अमोर फाल्कुन के बारे में बताया है, मैंने बाज के बारे में बताया है, कहाँ से आते हैं, कैसे क्या क्या सब चीज़ें, चाहे मैंने तालिबान के बारे में बताया आपको, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का हमारे साथ दौरे के बारे में मैंने आपको बताया,
और गैंडों के बारे में बताया गया, सबसे ज़्यादा एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, कौन सा एक्ट इनके लिए लाया गया था, सबसे ज़्यादा संख्या में कहाँ पाए जाते हैं, क्या कारण है शिकार हो रहा है उनका, और आईयूसीएन की सूची में किस रूप में उसको सम्मिलित किया गया है, कितने प्रकार के ये होते हैं। तो आप लोग कॉपी पे बना के इसको चलते रहिए, कॉपी पे लिखते चलते रहिए, आप सभी के सभी अपना नोट्स बनाइए, पीडीएफ मैं दे दूंगा, और ये टेलीग्राम का लिंक है अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल के नाम से, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। और ये कोड है, इस कोड का यूज करके अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% आप लोग बचा भी सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया है आप लोगों को। तो चलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट भी करते रहिए, और धीरे धीरे बिना समय व्यर्थ किए सीधे हम लोग मुद्दे पे ही बात करें तो अच्छा रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास को यहीं पर हम ऑफ करते हैं, और जो भी होगा हम लोग आपको पूरा डिटेल में आपको दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए, यहीं पर क्लास को ऑफ किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।